कि जैसे सुनहरा सपना बीच में ही टूट गया। अरे आज ही तो उन्होंने डीएम के स्टेनो से मुलाकात की थी, जिसने उन्हें वादा दिलाया था कि वो अगले सप्ताह उनकी मुलाकात डीएम साहब से करा देंगे। वो तो खुशी खुशी घर लौट रहे थे, पर उन्हें कहां था मालूम कि उनके सपने इस तरह बिखर जाएंगे। गुस्सा बहुत आ रहा था उन्हें, मगर कुछ बोल नहीं पाए। चुपचाप गए अपने कमरे में, अपना दरवाजा बंद किया, अपने आप को उस चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया। उनकी पत्नी बाहर से पूछती रही, चाय बना दूं क्या? अरे नहीं चाहिए। बहुत देर तक संज्ञा शून्य की मुद्रा में बैठे रहने के बाद वह कमरे से बाहर आए, फ्रिज खोला, बची कुची रेड वाइन को निकालकर पीने लगे। इस पेत्रूस रेड वाइन का खट्टा तीखा स्वाद आज उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। भाई एक बात तो है, जो स्वाद रेड वाइन में है ना, वो शराब में नहीं। चुस्कियां लेते वक्त आज उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह संसार की सबसे उत्तम रेड वाइनों में से एक पेत्रूस रेड वाइन का सेवन कर रहे हैं। अचानक उनकी नजर इधर उधर गई, कोई नहीं था। वह अपने कमरे की ओर बढ़े और जाकर सो गए। आज उन्हें बहुत ही मीठी और गहरी नींद आई। जब वह सुबह उठे तो उनकी पत्नी उनके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ? आपको क्या रात को ठीक से नींद नहीं आई जी? क्यों? पता नहीं, नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे, सीएम डीएम खास तोहफा। मैं तो डर गई, आपको जगाने लगी थी, गले में से घों घों की आवाजें निकलने लगी, मैं घबरा गई। सुनो जी, लगता है काम का बोझ कुछ ज्यादा बढ़ गया है। आप ना ऐसा कीजिए, 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आराम कर लीजिए। ठीक। चंद्रचूड़ जी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। सोचने लगे कि ये घो 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 की आवाज सुनहरा सपना टूटने की थी या फिर पेत्रूस रेड वाइन का नशा। दोस्तों, ये था आपके समक्ष हमारा नाटक बोलेरो क्लास, जिसके लेखक हैं प्रभात रंजन जी और जिसका निर्देशन किया है हमारे सुदेश शर्मा जी ने। अमरिंदर विर्क थे किसकी भूमिका में? साले की भूमिका में। विनोद और जयदेव की भूमिका निभा रहे थे मुनीश डोगरा। पत्नी की भूमिका में थी श्रीमती गीता गांधी और हमारे बेचारे चंद्रचूड़ जी का किरदार निभा रहे थे धर्मेंद्र जी और सूत्रधार की भूमिका में मैं करण सिंह बिष्ट और संगीत दिया गिन्नी। Mr. Prabhat Ranjan is one of the Hindi's leading writers, editors, and journalists. He did his PhD on Manohar Shyam Joshi and postmodernism. His first collection of short stories, Janki Pul, was published to great acclaim. He has worked as editor of Mahatma Gandhi University's magazine Bahuvachan, as co-editor of university's other journal Hindi, as joint editor of Alochana, and as an assistant editor with Jansatta. He has been awarded the Sahara Samay Katha Samman, and he was honored with the Premchand Katha Samman. Currently, he teaches Hindi at Zakir Hussain Evening College, Delhi University. We request Mr. Satyanand Nirupam and Mr. Prabhat Ranjan to kindly come on the stage for their discussion on the book Bolero Class.
भी नाट्य मंचन के जरिए जो है कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। और ये एक जो जादुई भ्रम है कि पेत्रूस का नशा छाया हुआ है या सपनों के टूटने का असर है। वैसे भी बिहार में आजकल शराब की बिक्री कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो सपनों के टूटने की वजह से शराब की बिक्री बढ़ी हुई है या शराब पी पी के लोग सपना देख रहे हैं? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बोलेरो क्लास क्या है? ये आपने बड़ा मज़ेदार सवाल किया है निरुपम जी। बोलेरो क्लास का जो भी मतलब है उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं इसके अनुभव आपको बता दूँ। दो तरह के लोग हैं इसके, दो तरह के पढ़ने वालों से मेरी बात हुई इसको लेके। एक जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बोलेरो क्लास को समझना चाहते थे, और दूसरे वे जो बिहार यूपी के थे और वो बोलेरो क्लास समझते थे। वो जो हिंदी वाले लोग थे वो बोलेरो क्लास का वही मतलब समझते हैं जो मैं समझता हूँ। बोलेरो एक गाड़ी, एक जीप है, और जो बिहार और यूपी के जहाँ सड़कें बहुत बदहाल, बहुत टूटी हालत में होती हैं, उन सड़कों पे बहुत अच्छी चलती है वो जीप। तो उस बोलेरो जीप में चलने वालों का क्लास, ये मेरा अपना आइडिया है। लेकिन अंग्रेजी वालों से जब भी मैंने बोलेरो क्लास कहा तो बोलेरो का मतलब फिर डांस, स्पेनिश भाषा का शब्द है जहाँ वो डांस होता है, तो वो उस बोलेरो क्लास से जोड़ के उसको वो नहीं समझ पाते थे। तो बोलेरो क्लास असल में है क्या? बोलेरो क्लास जो नहीं है वही है उन लोगों का सपना है जिनके सपने टूट जाते हैं, वो बोलेरो क्लास का सपना देखते हैं। बिहार यूपी वाले इसको बहुत बेहतर जानते हैं कि ये वो क्लास है जो राजनीति में के माध्यम से, दूसरे तरीकों के माध्यम से अपनी सत्ता बनाना जानता है। वो बोलेरो क्लास, बोलेरो गाड़ी में चलता है और बोलेरो क्लास वाला कहलाता है। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तीन ही क्लास जानते थे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चौथा नया क्लास इन्होंने बनाया है। जो लोग भी लोक को जानते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदी पट्टी के गांवों में गए हुए हैं, उनको पता है कि वहाँ ज़रूरत के हिसाब से हमेशा एक नया क्लास क्रिएट कर दिया जाता है। कभी बोलेरो क्लास हो जाता है, कभी सफारी क्लास हो जाता है, और कुछ नहीं तो लोक कथाओं में जाइए तो वहाँ भी एक क्लास है। सपनों का राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आता था। वह सफ़ेद घोड़ा एक सफ़ेद घोड़ा सपने का क्लास था। तो प्रभात जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोक मन की समझ बहुत बारीकी में है, बहुत गहराई में है। तो बोलेरो क्लास इन्होंने अचूक ढंग से क्रिएट किया है, पकड़ा है, और यह अब एक फेनोमेना की तरह से हमारे सामने आ गया है। एक कहानी के शीर्षक से बाहर निकल करके इसके पीछे इस संग्रह, इस किताब के संपादक की भी दृष्टि रही होगी निश्चित रूप से। लेकिन प्रभात जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपकी कहानियों के नायक छूट गए लोग, अपनी जगह पर छूट गए लोग, हारे हुए लोग, टूटे हुए सपनों के लोग, भ्रम में पड़े हुए लोग, ज़्यादातर यही हैं। सीतामढ़ी से बाहर निकल करके आए और दिल्ली में ठहरे हुए लोग या मुंबई में ठहरे हुए लोग, बेंगलुरु में ठहरे हुए लोग नहीं हैं। दिल्ली से भागा हुआ, मतलब सीतामढ़ी से दिल्ली आया और वहाँ पर वो बंदर, एक उस समय असफल हो गया, मुहनुचवा बंदर के आतंक से फिर डर के भाग गया सीतामढ़ी। वो एक बहाना है, मुहनुचवा बंदर, वो तो डर से भाग गया है क्योंकि वो वहाँ फिट नहीं हो पा रहा है। तो वो तो है, लेकिन आकर के वहाँ टिका हुआ नायक नहीं है। वो मुझे देखिए, हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है जो मुझे हमेशा याद आती है कि जग में अनजाना रह जाना कोई अपराध तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे समय ने देखिए बहुत बहुत बड़ा सपना भी दिया है, लेकिन वो सपना बहुत कम लोगों का पूरा हो पाता है। ज़्यादातर लोग इसी तरह छूट जाते हैं, लौट जाते हैं। और वो सारे गुमनाम अनजान लोग जो हैं, धीरे धीरे मैं अपनी कहानियों में के माध्यम से उनको याद करता हूँ, जो कभी बहुत बड़ी संभावना थे, कभी वो किसी अपराध, ज़्यादातर मेरी कहानियों के नायक किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं, छोटे मोटे नेता होते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, पता चला अपराधी बन जाते हैं। अपराध छोटे शहरों में देखिए, हम बड़े शहरों, जितने भी हम बदलाव, जितने भी विकास की बात करते हैं, सब हम बड़े शहरों के लोग, बड़े शहरों में आ गए हैं। हम लोग खुद अब छोड़ के आ चुके हैं, अब तो यहीं रहेंगे,
जहाँ आ गए हैं दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही रहेंगे, अब छोटे शहरों में जाना नहीं होगा, कहानियों में ही जाना हो पाता है। तो वो जो छूटे हुए लोग हैं मैं उनको ढूंढता हूँ अपनी कहानियों में, जो मेरे शहर में थे, जो छूट गए, जो नहीं आ पाए, जिन्होंने भी सपना देखा था। सबका जीवन, हमारा जीवन अपनी तरह से बदला, उनका जीवन अपनी तरह से बदला। वो बदलाव, उन बदलावों को मैं पकड़ना चाहता हूँ। तो आप तो छोड़कर आ गए उनको और अब कभी कभी जाते हैं, लेकिन इतने प्रामाणिक ढंग से उनको अपनी कहानियों में कैसे पकड़ कर लाते हैं? नहीं, अब तो सच्चाई ये है कि कभी कभी भी नहीं जाता हूँ। तो फिर पिछले 8 सालों से उस सीतामढ़ी में नहीं गया हूँ जहाँ की मैं कहानियाँ लिखता हूँ। देखिए, कहानियाँ मुझे एक रामानुजम एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका ये कहना था जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छी बात लगती रही। वो कहते थे, वो खैर उन्होंने जो अप्रवासी भारतीय अंग्रेजी लेखन था उसके संदर्भ में कहा था कि ये सब लोग जो विदेशों में रह के भारत पर लिख रहे हैं, तो उसका कहना था कि आप अपनी देश से जितना दूर होते हैं उसके बारे में उतना निरपेक्ष होकर लिख पाते हैं। तो यह है कि हम सब तो अपने अपने शहर में आ गए हैं, अपने अपने मन में एक गाँव बसा के, तो मन में बसा हुआ जो गाँव है वही लिखता हूँ। प्रामाणिक ढंग से यह है कि एक दौर है जीवन में, कोई दौर होता है जिस जो आपको हमेशा याद रह जाता है। मुझे लगता है वो जिस दौरान मैं वहाँ था, वहाँ के स्कूलों में पढ़ रहा था, उन गाँवों में, उन शहरों में रह रहा था, मुझे वो दौर बहुत अच्छा लगा, वो जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है, इसलिए बार बार याद आता है। और वो सारी कहानियाँ एक तरह से याद है। वो ठीक है, वो समय, वो सारे लोग भी समय के साथ मेरी तरह बड़े होते गए हैं, तो कहानियों में थोड़ा आज के समय में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं तो वहाँ गया ही नहीं हूँ पिछले 8-9 सालों से। पटना जाके भी कई बार लौट आता हूँ। तो लेकिन मैं जितना दूर होता गया हूँ, मैं उतना स्पष्ट होता गया हूँ, इतना साफ होती गई है वहाँ को लेके मेरी समझ, मुझे ऐसा लगता है। ये जो निरपेक्षता वाली बात है, तो कहानियों के नरेटर सामान्य तौर पर निष्पक्ष और निरपेक्ष ही होते रहे हैं। वो बस कहानी कहते हैं। अगर वो कोशिश जरा भी कहीं करते हैं किसी पात्र के साथ, किसी चरित्र क्रूर है, वो अभी कहता है कि इनके साथ ये हो गया, जरा सी उस चरित्र के प्रति कुछ सहानुभूति हो, तब तक अचानक से उलट देता है नरेटर आपका, कहता है कि लेकिन इसके बारे में यह भी कहा गया, एक बात इनके बारे में यह भी कही जा रही है, वहीं पर एक तुरंत उसके बारे में एक नेगेटिव बात आ जाती है। तो एक ही चरित्र को उलट पुलट के जितने तरह के कही गई बातें हैं, जो अफवाहें हैं, या जो वहाँ पर निर्मितियाँ की जा रही हैं कुछ घटनाओं की, वो सब आप लेकर के आ जाते हैं। और अंत में जब कहानी ख़त्म होती है, कई कहानियों में आपके इसमें है कि कहानी जब ख़त्म होती है तो वहाँ पर होता है कि बोलेरो तो नहीं आई, लेकिन बोलेरो क्लास में जाने का उसका सपना पूरा हो गया शायद। दिवाली से छठ की छुट्टी के दरमियान मैं सच बताऊं यही सोचता रहा, कम से कम बोलेरो पर चलने वाले जिले के बड़े बड़े नेताओं की पंक्ति में उसका भी नाम तो छप ही रहा था। अब एक वहाँ पर आप तसल्ली भी दे देते हैं, नैतिक परिणाम भी देते हैं आप। हर कहानी में एक नैतिक परिणाम आता है कि अच्छा उसने ऐसा किया तो देखो उसका अंत कैसा हुआ, लेकिन उसी के साथ एक तसल्ली भी आप दे देते हैं। तो ये क्या है? अब ये तो देखिए, हम जैसे समय में बड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा डर सच को लेके ही लगता है, क्योंकि सच भी तो वही है जो हम एक मान लेते हैं। किसी एक पक्ष को अपना मान लेना सच होता है। तो मुझे कुछ भी सच लगता ही नहीं। मैं तो पत्रकार रहा हूँ, आप जानते हैं, वहाँ पे यही कहा जाता है कि आप अगर किसी एक पक्ष से किसी एक बात को सच मान के लिख रहे हैं तो आप उसका पक्ष ले रहे हैं। तो वहाँ से शायद ये चीज़ आई। मुझे सच लगता है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कैसे कह सकता हूँ यही सच है, इसकी दूसरी बात भी सच हो सकती है। और हमारे टाइम में देखिए इतने माध्यम हैं सच को जानने के कि अब कोई भी सच किसी से भी छुपा नहीं रहता है। तो मेरा नरेटर भागता रहता है, वो सच की तलाश में भटकता रहता है, और सच कहीं है ही नहीं, इसलिए किसका पक्ष ले। जहाँ जाता है सच ढूंढने, वहीं एक झूठ होता है, वो फिर अगले सच के लिए निकल जाता है। पूरी कहानियाँ। और फिर ये पक्ष में खड़े होने की बात ऐसा नहीं है। देखिए, जितने मेरे ज़्यादातर पात्र जो हैं भागे हुए हैं, छूटे हुए हैं, असफल लोग हैं, तो मैं उन सारे असफल लोगों की तरह हूँ, एक पात्र हूँ। सताए हुए विक्टिम्स की तरह मैं भी हूँ। मेरे सारे पात्र वही हैं। लेकिन हर बार आप एक नायक तलाशने की कोशिश तो करते हैं उसमें। नायक है वो, नायक वही तो है कि उनमें भी वो भी नायक हैं। अपने असफल हो गए, ठीक है, लेकिन कोशिश की उन्होंने एक मुकाम बनाने की, अपना जीवन बनाने की। और देखिए, एक पूरा ऐसे लोगों की तो पूरी एक जमात खड़ी हुई है जिन्होंने सामाजिक मानकों से असफल होने के बाद अपने आप को
बनाया, चाहे राजनीति के माध्यम से बनाया, चाहे दूसरे तरीकों से बनाया, लेकिन वो सब बड़े हुए। उस तरह की कोशिशों में लगे हुए पात्र हैं। कोई हम जिसे अपराधी कहते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एक तरह का बिजनेस है एक क्लास के लिए। तो उस तरह के सारे नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। कोई अपने दोस्त की एमएमएस बना के बेच देता है, उसको ही बिजनेस बना लेता है। आपकी एक कहानी है मिस लिली। एंटरप्रेन्योरशिप हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है, छोटे शहरों में अपने तरह की उद्यमशीलता बड़ी है। उस तरह के सारे उद्यमी मेरे कहानियों में पात्र बन के मौजूद होते हैं और मैं उन सब के साथ खड़ा हूँ। उन सब के साथ खड़ा होकर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ये मतलब मैं उनकी कहानियाँ कहना चाहता हूँ, उनके ढंग से कहना चाहता हूँ। उनका भी एक पक्ष है। हम एक बहुत बड़े समाज को, बहुत बड़े तबके को खारिज कर देते हैं। तो खारिज हुए लोग- शरदचंद्र भी ऐसा ही मानते थे, और वो सब चोर, बटमार, हाँ, जुआरी, मंटो- शराबी, मंटो, बल्कि ज़्यादा मंटो ने सारे बदमाश लोगों की कहानियाँ, मतलब उस तरह के लोगों की कहानियाँ लिखी। ममता भाई जैसी कहानी है जो तड़ी पार जिसको दे दिया गया, और उसको कहा जाता है कि तुम उसको, फिर उसको दोस्त सलाह देते हैं कि उसकी मूछें अपनी बहुत प्यारी होती हैं, तो उसको दोस्त उसकी सलाह देते हैं कि जज के वहाँ जाओगे हियरिंग में तो मूछ कटवा लो, शायद जज उससे प्रभावित हो जाए, तड़ी पार न दे तुमको। तो बेचारा मूछ कटवा लेता है, और जब जज जाता, लेकिन जज फिर भी जानता है कि ममता भाई है, इसको तड़ी पार ही देना चाहिए तो वो कहते उसको तड़ी पार दे देता है। तो बड़े गुस्से में आता है, कहता है, अब साला वो कहा गया जिसने मुझे मूछ कटवाने के लिए कहा था तो मंटो मतलब इस तरह के हैं, मतलब पूर्वज हैं, इस तरह की कहानियों के पूर्वज हैं। आपकी बल्कि मुझे सबसे अच्छी जो कहानी इस तरह की लगती है जो आधुनिक हिंदी में, वो हत्यारे कहानी लिखी है इन्होंने, अमरकांत ने। अमरकांत ने। अद्भुत कहानी है। हाँ, लंपट जिसको एक, मतलब उस तरह का जो एक तबका है जो बहुत बड़ा, छोटे शहरों में बड़े पैमाने में विकसित होता है, उस तबके के जीवन को लिखना, और क्या। तो आप लेकिन यह है कि जो पुराने जो शरदचंद्र जैसे थे, तो वो बुरे पात्रों में अच्छाई ढूंढते थे, अच्छी चीज़ों की कहानियाँ कहते थे। मंटो भी जो है वो ममता भाई के अच्छे पहलू को दिखाता है, लेकिन उसका बुरा जीवन, जो असली जीवन है, उसको भी दिखाना चाहिए ना। हमजाद जैसा एक उपन्यास मनोहर श्याम जोशी ने लिखा, वो एक बुरे आदमी की बुरी कहानी, उसके सारी बुराइयों की कहानी है। बड़ी आलोचना उसकी हुई हिंदी में कि भाई मतलब ऐसी कहानियाँ ऐसा जीवन दिखाने का क्या मतलब है, और ऐसे पात्र दिखा के आप समाज में कौन सा आदर्श स्थापित करना चाहते हैं? कोई आदर्श ही नहीं बचा है तो हम क्यों आदर्श स्थापित करें? समाज अगर वैसा ही है तो उसको वैसा भी दिखाइए। आपने एक जगह इंटरव्यू में कहा है कि जहाँ तक मनोहर श्याम जोशी के प्रभाव की बात है, तो मैं सच बताऊं तो मैं अधिक से अधिक उनका नकलची ही बनकर रह गया। ये आपने कहा था। हाँ, तो ये है कि बड़े लोगों की आप नकल कर सकते हैं, बड़े लोगों जैसा बनना तो बहुत बड़ी बात होती है। मिमिक्री भी देखिए, बाद में पिछले कुछ सालों में टेलीविज़न ने मिमिक्री को भी एक बड़ा